हालात कर देते हैं भटकने पे मजबूर, घर से निकला हर शख्स आवारा नहीं होता। अब हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो हिम्मत वाली कहानी भी है, बुलंद हौसला भी है, लेकिन कहीं कहीं बहुत तकलीफ़देह भी है। और ऐसी कि हम जब अभी ये देख ही रहे थे तो यकीन जानिए कि आंखों में आंसू भी हैं और दिल गिरफ्ता भी बहुत ज़्यादा है। ये लाहौर की एक रिहायशी हैं, ये मेडिकल की तालिबा हैं और ये बेरोज़गारी के बायस क्या काम कर रही हैं, जोकर का रूप उन्होंने धारा हुआ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी खातून को इस तरह के रूप में देखा, क्योंकि हमेशा मैं मर्दों को देखा ना कि मर्द हमें इस तरह से जोकर के रूप में नज़र आते हैं। उनकी भी ज़िंदगी आसान नहीं होती है, लेकिन आप देखिए खातून वो मतलब उनकी मुश्किलात का शायद हम लफ्ज़ों में अहाता नहीं कर सकते। इन्होंने पहले मास्क लगाया है ना, ये हंसता हुआ मास्क है, लेकिन इस हंसते हुए मास्क के पीछे जो उदास चेहरा था उसको हमारी तो दुआ है, कोशिश है कि खुदा ताला जल्द अज जल्द इनकी परेशानी दूर करे। परेशानी ये है कि इनका नाम साइमा, इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है और तमाम तर जो घर की ज़िम्मेदारी है अब साइमा के कांधों पे आ चुकी है। तकलीफ़ इस बात की है कि साइमा ये नहीं करना चाहती थी जो कर रही है, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन शायद ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा हाकम बदहन, क्योंकि घर का खर्च है, माँ बीमार है और इलाज उसे खिलौने बेचने पर मजबूर कर रहा है। पहले हम आयशा तक की रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपकी मुलाकात इस बाहिम्मत खातून से भी करवाते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। पहले अपने बाबा जो ख्वाब देखते देखते कब्रों में चले गए, उनके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता मेरी ख्वाहिशात ने दम तोड़ दिया। जब कोई भी आसरा नजर ना आया मुझे, कोई रिश्तेदार या कोई बहन भाई साथ खड़े होने के लिए दूर तक नजर नहीं आया मुझे, तो मैंने ये लिबास पहना और मैंने अल्लाह की दी हुई शक्ल जो है उसको बेशक्ल करके इस तरह इस गेटअप में मैं बाहर आ गई। जब घर से निकली इस गेटअप में तो मैंने अपने बहुत से भाइयों से थप्पड़ भी खाए। मैं भी इस मुल्क की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बेटी, किसी की बहन हूँ। कोई मुझे यहाँ तमाचा रसीद करता और कोई मेरी विग खींच लेता, कोई मुझे यहाँ से खींचता और कोई बहुत से बुरे और मतलब ना कहने और सुनने वाले जुमले मुझ पे कसता। मेरा नाम साइमा है, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। रेंट पे रहते हैं, पहले कभी अपना था, वालिद तब मेरे जिंदा थे। ख्वाब थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं बहुत सी ख्वाहिशें लेके घर से निकली। जब मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि मेरे ख़ानदान में कोई नहीं पढ़ा तो चलो मेरी ये बेटी पढ़ के एक अच्छी डॉक्टर बन जाएगी। और मुझे भी एक ज़ाहिर है हर लड़की का एक ख्वाब होता है, मुझे भी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, एक डेजिग्नेशन हो, एक इज्जत हो, मैं जहाँ से गुजरूँ लोग मुझे मतलब अपने जो भी है एक रिस्पेक्ट होगी अलग ही। जॉब का भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे पाकिस्तान में, बड़ी तकलीफ, बल्कि मेरे लाहौर में बड़ी तकलीफ का सामना करते हुए मैं एक दिन आया कि मैं इतनी मजबूर हो गई कि मैं घर से ये सोच के निकली कि मैं भीख मांग के अपनी वालदा की मेडिसिन लेके आऊंगी। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, उससे बेहतर ये है कि ये कर लिया जाए। रेस कोर्स के बाहर मैं इसी तरह इसी गेटअप में खड़ी हो जाती हूँ और लोग मुझे 5-5, 10-10 रुपए देते हैं। मेरा नाम क्या, मेरा मुकाम क्या, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं एक लड़की हूँ, मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मैं एक ऐसे घराने से हूँ जहाँ मैंने ये ख्वाब देखा था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी और मेरे हालात ने मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे जोकर बना दिया। मैंने अपनी वालदा को 2-2 दिन भूखे देखा। कोई नहीं होता था कि कोई इतना ही कह दे कि हम आज अगर भूखे सोए हैं तो कल वो हमें खाना दे देंगे।
हमारे मोहल्लेदार गवाह है इस चीज के कि हम भूख में सोते रहे हैं माँ बेटी, और हमने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बहुत मशहूर डायलॉग है वो ये है कि बिहाइंड एवरी स्वीट स्माइल देयर इज़ अ बिटर सैडनेस दैट नो वन कैन एवर सी एंड फील, यानी कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दुख है जो ना कभी कोई देख सकता है और ना कोई महसूस कर सकता है। साइमा हमारे साथ मौजूद है। साइमा, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। सारिम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले साइमा, मैं आपसे यही पूछना मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है जिस तकलीफ़, दुख और दर्द और जितनी मुश्किल से आप गुजर रही हैं। ये मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। एक हंसता हुआ मास्क लगाना, उसके पीछे एक रोता हुआ चेहरा, बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारे चैलेंजेस, लोगों की बातें। मैं चाहूँगी आप अपनी ज़ुबानी मुझे बताएं, ये सफ़र शुरू कब हुआ, आपके घर के हालात, आपके वालिद साहब की डेथ। यकीनन बाप घर का वो साया होता है कि कहते हैं कि जब तक बाप का साया ना, बेटा हो या बेटी, वो अपने आप को महफूज समझता है। तो प्लीज़। अस्सलाम जी, मेरा नाम साइमा है, मैं लाहौर से हूँ और हम रेंट पे रहते हैं। मतलब मेरे वालिद की डेथ के बाद मेरे 2 भाई फोत हो गए और ड्यूरिंग प्रोसेस मतलब घर के हालात डे बाय डे डाउन होते गए। मतलब इस तरह के हालात आ गए कि मुझे और वालदा को फाके भी काटने पड़े। मतलब मैं स्टूडेंट भी थी और मैंने फिर सोचा कि मुझे अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मुझे जॉब करनी चाहिए। तो जॉब की तलाश में मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे गई, डिफरेंट जगह पे गई, इंटरव्यू दिए। कुछ जगह पे मुझे ख़ुद को सूट नहीं कर रहा था, कुछ जगह पे मुझे ऐसा माहौल नहीं सूट कर रहा था और कुछ टफ टाइमिंग की वजह से मैं जॉब ना कर पाई। लेकिन एक जगह मुझे कॉल आती है जो मुझे सूट करती है, तो वो कहते हैं कि जी आप जॉब कर सकती हैं, टाइमिंग आपकी मर्ज़ी से होगी, बिकॉज़ कि आपकी वालदा बीमार है तो आप अपनी मर्ज़ी से जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है कि जल्दी चले जाएँ, 1 घंटा उससे कुछ नहीं होता। तो मतलब मैं जॉब स्टार्ट कर देती हूँ तो मतलब 3-4 माह अच्छी मतलब जॉब चल रही होती है और उसके बाद ये कि मुझे डिफरेंट किस्म की ऑफ़र आना शुरू हो जाती है ऑनर की वजह से। मतलब कि आप मेरे साथ एज ए पर्सनल सेक्रेटरी जो है मेरे साथ बाहर खाना खाने जाएंगी और मेरे साथ आप घूमे फिरेंगी भी, ये आपकी जॉब की मतलब ये भी रिक्वायरमेंट में ही है। ये पहले मैंने इसलिए क्लियर नहीं किया कि मैं चाह रहा था कि आप सेटल हो जाएं, लेकिन आज नाउ टुडे मेरे आप मेयार पे पूरी उतरी हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मज़ीद अपने मतलब क्लोज़ कर सकूँ। यहाँ तक कहा गया कि आप मेरे साथ फ्रंट पे बैठें। एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी ये मेरी वाइफ़ हैं, ये मेरी मिसेज़ हैं, मतलब इस तरह के अल्फाज भी बोले गए। तो मैंने कहा सर ये मेरी भी फैमिली देख सकती है, ये चीज़ तो मेरे लिए ये सूटेबल नहीं है। तो मैंने फिर सेम डे ना 26 थी डेट और 31 को मेरी सैलरी क्लियर होनी थी। तो 26 को मैंने ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ये चीज़ ज़ेब नहीं देती, मेरी वालदा बीमार है, कि वो वेट करती रहें और मैं बाहर होटल में खाना खा के चली जाऊँ और आप मुझे गाड़ी पे पिक ड्रॉप दें, ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती। तो वो फिर आगे ये कहा गया कि आप जैसे लोगों को हाथ से बाहर हो जाते हैं, जिनको इज़्ज़त देने की हम कोशिश करते हैं वो इज़्ज़त लेते नहीं हो आप लोग, तो आप लोग छोटी और घटिया सोच में महदूद रह जाते हो। इससे भी ज़्यादा अल्फाज कहे गए जो शायद पेनफुली हैं। तो मैंने सेम डे ना मतलब ये फ़ैसला किया कि मुझे अगर सैलरी क्लियर होती है तो मैं नेक्स्ट डे कभी भी नहीं यहाँ पे आऊँगी। मेरे साथ एक और क्लिक होती थी और मुझे उन्होंने पहले ही बताया था कि साइमा तुम्हारे साथ भी यही सेम सीन होने वाला है जो मेरे साथ हुआ है। तो आज मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मुझे सर की बात भी माननी पड़ती है। मैं फ़िज़िकल रिलेशन में भी हूँ और सर के साथ, तो ये चीज़ें तुम्हें भी करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि उन्होंने कहा था ऑलरेडी कि यू विल डू ऑल समथिंग ना, कि जॉब में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो उसमें ख़ुद को आप मतलब गिरवी रखने वाली बात कि हम मतलब मैंने उनको अपने आप को वहाँ पे गिरवी रख दिया कि मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ, वो जैसे मर्ज़ी यूज़ करे ना। इसका मतलब यही है कि आई विल डू इट ऑल समथिंग। मेरी जॉब है, मैं कुछ भी करूँ, मेरा बॉस कुछ भी करवा सकता है, मुझे वो साथ लेके घूम भी सकता है, बंद कमरे में भी बुला सकता है। तो जब मैंने वो इस चीज़ को आपने फिर एक्सेप्ट नहीं किया और ये आपकी बड़ाई है। खैर
मुझे ये बताइए साइमा कि आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ, आपकी वालिदा को बीमारी क्या है, और कि जो आप डॉक्टर बनना चाहती थी तालीम आपकी क्या है? क्योंकि हमारे साथ सारिम भाई भी बैठे हुए हैं, हम ज़रूर किसी न किसी सलूशन पे तो निकलेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये बताइए आप। सर मेरे फादर 2016 में फ़ौत हुए और 2016 में मेरे फादर फ़ौत हुए। जी बिल्कुल कंफर्म है, 2016 में मेरे फादर फ़ौत हुए और 2018 के स्टार्ट में मेरा एक भाई फ़ौत होता है बड़ा हार्ट अटैक से। और बिल्कुल 2 माह बाद, अभी हम उसका दर्द नहीं भूले थे, अभी उसकी मैयत को नहीं हम भूल पाए थे कि 2 माह बाद मेरा छोटा भाई फ़ौत हुआ। 24 साल उसकी उम्र थी। तो मतलब ये 3 साल के अरसे में घर से 3 मेंबर चले गए और हमारे लिए एक बहुत बर्डन जो है वो आ गया। सिस्टर्स मेरी मैरिड है, अपनी अपनी फैमिली में है। तो वालिदा भी हार्ट अटैक हुआ उनको इसी दौरान, तो वो और डे बाय डे वीक होती गई। और मेरी वालिदा को सर कार्डियक इशू है, 2 अटैक हुए हैं उनको, और उनका डायबिटीज़ इशू भी है। उनकी शुगर समथिंग 350 से नीचे आती ही नहीं थी, अभी 280 अब की रूटीन है। और उनके सर ये लेफ़्ट साइड पे चेस्ट की बिल्कुल बैक साइड पे ना एक स्टोन टाइप कह सकते हैं, गर्ड टाइप बन गया, जो रिलीज़ होता रहता है, उसमें से बस लिक्विड रिलीज़ होता है जो बड़ा स्मेल टाइप होता है। तो वो उनके इलाज के लिए मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं फादर और भाइयों के बाद कुछ करूं, कोई जॉब करूं। जॉब का एक्सपीरियंस मुझे 2 जगह से डिसाइड करता है, तो तब मैं बुरी तरह डैमेज होगी कि मुझे क्या करना चाहिए। सही। तो मतलब मेरी वालिदा मेडिसिन से भी बैठी होती थी। अल्लाह। तो अच्छा, और ये अब आप मुझे बताइए, क्योंकि अल्फाज जो है वो कम पड़ते जाते हैं जब हम तकलीफ का अहाता अपने आप से शिकवा करते हैं कि आज हमें खाना अच्छा नहीं मिला, आज हम सड़क पे गए तो ट्रैफिक ज़्यादा मिला। लेकिन अगर निकल कर देखें वो शाकी अफराद, तो कितने दुख हैं इस दुनिया में। जिस तरह आप बयान कर रही हैं, पहले वालिद साहब फौत हुए, वालिद के बाद जो बाप का साया बनकर आता है ना, वो भाई होते हैं। एक भाई गया आपका, फिर छोटा भाई सबसे लाडला होता है, वो भी आपको छोड़ के चला गया। उसके बाद जो माँ होती है, वो कहते हैं कि कई माएँ ऐसी होती हैं कि जो बाप बन के फिर जो है वो साया बनती हैं। लेकिन वालिदा भी जो है आपकी वो इतनी बुरी सिचुएशन में है। लेकिन मेरे लिए अब तक जो सबसे अहम जुमला है ना आपका, वो ये है कि जब आपने अपने जो बॉस थे, जिनको बॉस कहना भी नहीं चाहिए, जब आपने कहा कि सर सूट नहीं करता कि मैं आपके साथ बाहर बैठ के हलवे मांडे खाऊं और मेरी माँ जो है वो अंदर बीमार रहे, ये हमारे लिए बहुत सीखने की बात है। ये मुझे बताइए अब कि जब आप ये जोकर का जो भी आपने लिबादा गेटअप किया, आप बेचती हैं ये सारी चीज़ें और सब कुछ करती हैं, लोगों का रिस्पांस क्या आता है साइमा? क्योंकि मैं पैकेज देख रहा था, हम सब ने देखा, लोगों का रिस्पांस क्या आता है? लोग आपकी हिम्मत की दाद देते हैं? जो आपने अभी एक मर्द जो भेड़िया नुमा है ना, उसका ज़रा आपने जिक्र किया ना, अब ज़रा उन लोगों का जिक्र कीजिए जो आपके साथ सड़क पे जो आपको रिएक्शन देते हैं। सर स्टार्ट में जब मैं घर से निकली ना, तो मैं एक कॉर्नर पे खड़ी हो गई। मतलब मैं बिल्कुल, मुझे भी फील नहीं हुआ कि मैं एज ए जोकर ख़ुद को प्रमोट कर रही हूँ। एक बच्चे मतलब वो सारा मतलब मैंने उससे सीखा। जब मैं घर से निकली, एक बच्चा ये कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि वो क्यों कर रहा है, तो उसने कहा जी फादर की डेथ के बाद में 2 सिस्टर हैं, वालिदा बीमार है, तो मैं ये कर रहा हूँ एज ए जोकर ना, तो बच्चों को इंटरटेन करके मैं घर खाना ले जाता हूँ इज़्ज़त से। तो उससे मुझे मतलब मैंने ये सीखा कि आप जब भी घर से निकलते हैं तो आपको कुछ लोग एक सबक सिखाते हैं। तो मुझे भी लगा कि 1 लेसन मोर इन माय लाइफ, एक बच्चा मुझे इतना बड़ा सबक दे रहा है कि आप अपनी वालिदा के लिए कुछ भी कर सकती हैं, बजाय कि मतलब देखिए मजबूरी में ही जिस्म फरोशी होती है, मजबूरी में चोरी होती है, मजबूरी में मतलब नशा बेचा जाता है, मजबूरी में बहुत से भीख मांगी जाती है। तो मजबूरी में मेहनत क्यों नहीं हो सकती? मैंने मेहनत को इसलिए प्रेफर किया कि मेरी वालिदा मुझे बहुत ब्रीफ करती हैं, वो मेरी अच्छी दोस्त हैं, मेरी माँ हैं। बल्कि मुश्किल और इतने टफ़ टाइम में हमने ये एक दूसरे का साथ दिया कि हम एक दूसरे के साथ मतलब बहुत सी बातें कर जाते हैं।
तो मैं मतलब जिस दिन मेरी अम्मी को बारिशें हुई हैं, मेरी अम्मी को करंट पड़ा दीवार से, तो मुझे फील हुआ अल्लाह ना करे आज वालदा को कुछ हो जाता तो देखिए कब्र की रात फिक्स है, तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं उनको ढाप सकती या कफन दफन कर सकती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह सुब्हान तआला से मेरी दुआ है मेरी वालदा को कभी कुछ ना हो। तब मैं सेम डे एज ए जोकर प्रमोट करते हुए ख़ुद को मैं जेल रोड के सामने, मेरी वालदा सर्विस में एडमिट थी, वहाँ के एक डॉक्टर उनको पता है, वहाँ मेरी वालदा एडमिट थी, तो मैं बाहर एज ए जोकर वो बच्चे के साथ आके खड़ी हो गई। तो कुछ लोगों ने मुझे 10 रुपीज़ दिए, पिक्स बनवाई, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने मतलब मुझे उस वक्त यकीन नहीं हुआ कि मैं, वो बच्चे एकदम मेरी तरफ लपके और कुछ लोगों ने जुमले कसे और कुछ हंसने लगे। तो फिर मैंने अपने फेस पे हाथ लगाया कि वो मैं ये हूँ, तो इसलिए मुझे लोग मतलब इस तरह से डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं। मैं एक मुजस्मा टाइप, एक ज़िंदा लाश बन के ना, तब मुझे लगा कि साइमा तुम मर चुकी हो और ये जो है ये अपनी वालदा के लिए तुमने सब कुछ करना है। जा सकता है, ख़ुद को नुचवाया जा सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। तब मुझे ये पॉइंट मिला कि नहीं, मुझे बच्चे के साथ मिल के मेहनत करनी। तो सेम डे में सर मैंने 350 जो मेरी मेडिसिन आ सकती थी वालदा की, मैंने वो वर्किंग की उस दिन, और मैं खुशी खुशी अपनी वालदा के पास वो गेटअप को छुपा के जाती रही कोई 15-20 दिन, और वालदा को कहा, तसल्ली दी, अम्मी मेरी जॉब लग गई है। तो उन्होंने कहा शुक्र है अल्लाह साडा भी कोई आसरा बनया। भाई ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उनसे कुछ छुपाना पड़ा। जो स्टोरी आप जिस तरह से बयान करिए कि ये स्टार्ट आपने ऐसे लिया, हम ख़वातीन जब घरों से बाहर निकलते ना, कुछ ऐसी चीज़ें कि कोई किसी का हाथ लग रहा है या कोई जानबूझ के हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे मुआशरे का एक आम सा हिस्सा बन चुका है। और शायद मर्द समझता है कि जब तक हम ये नहीं कर लेंगे शायद इस सड़क से गुजरना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। जिस जगह पे आप खड़ी होती हैं, जिस जगह का आप जिक्र कर रही हैं लाहौर की, वो जगह कि यहाँ पर बेपनाह रश होता है, यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, होटल्स हैं यहाँ पे। कोई एक ऐसी चीज़ जिसको याद करके या जो रात को सोने ना देती हो, कोई एक ऐसा जुमला या कोई एक ऐसा वाक़या जो कि आप किसी से डिस्कस ना करती हो, अपनी बहन समझ के मुझे अगर आप बताना चाहें कि वो चीज़ जो कि आपके दिल को धड़कने से रोक देता है, सोच को मफलूज कर देता है, एक सेकंड के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब घर से निकली और मतलब जोकर के गेटअप में मुझे बहुत कुछ मैं मतलब रोज़ टूटती थी। समझ लें कि मैं पिछले चौक पे टूट जाती थी और अगले चौक पे मुझे जोड़ा जाता था। मैंने यहाँ पे थप्पड़ भी खाए हैं, मतलब बाइक पे जाते हुए लोग अक्सर मुझे यहाँ पे थप्पड़ रसीद कर देते थे। उन्हें यही होता था कि लाइक शी मेल एंड मेल पर्सन है ये कोई, तो थप्पड़ मारने पे उन्हें शायद सब्र नहीं आया। पान खाना, रैपर को फोल्ड करना और वो मुझे मार देना, या आइसक्रीम का कप मुझे मार देना। और एक दिन ऐसा होता है कि मैं सारा दिन 4-5 घंटे के बाद मैं 700-800 रुपया कमाती हूँ अपनी वालदा की मेडिसिन और दूध के लिए। तो मेरे पास एक बैग होता है, तो वो मेरा बैग छीन के ले जाता है वो लड़का बाइक पे, और अगले सिग्नल क्रॉस करके वो उसको फेंक देता है, और मैं जोकर के गेटअप में और कुत्ते मेरे पीछे लग जाते हैं। तब मुझे एक अननोन पर्सन को पकड़ के ज़ोर से गिरफ्त करके कि सर प्लीज़ मुझे इन कुत्तों से थोड़ा सा आगे गुजार दें। तो वो मुझे बाद में याद आता कि मेरे फेस से कुत्ते डर रहे हैं। मैंने जल्दी से वो गेटअप उतारा और उस आदमी ने मैंने उसको टच किया और उसने भी, लेकिन अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। उसने मुझे कहा बेटे कोई बात नहीं, आप इधर खड़ी हो जाए, मैं देखता हूँ। सड़क पे जिन और कुछ लोगों ने मुझे बुरी तरह तोड़ा भी सड़क पे घूमते जिन जानवरों का आप तस्करा कर रही हैं, वो जो है ना इंसान उनसे बदतर है। हमारे साथ सारिम बन्नी भाई भी मौजूद हैं। सारिम भाई, हमने देखा मर्दों को यहाँ भी कई पार्क्स में, कई तफरीगाहों में कि वो आते हैं, उनकी भी कहानी बड़ी मुख्तलिफ होती है। एक कमरे के घर में, 2 कमरे के घर में अपने तकालीफ को छुपा के और चेहरे पे हंसी का मुखौटा पहन के लोगों को तफरी का ज़रिया फ़राहम करते हैं। ये पहला इस तरह का केस हम देख रहे हैं कि जहाँ खातून है, और जितनी भी बात की जाए कम है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर बात करें। सबसे पहले तो आप सबा का, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि, और मैं अपनी नाअहली कहूँगा कि मेरे
इतनी बड़ी बातें और काम होते हुए मेरी एक बहन इस हाल के अंदर मौजूद है, मुझे क्यों नहीं पता चला इसका। मैं तो इसका सबसे पहले अफसोस करूँगा। दूसरा ये कि आपसे ये भी वादा करूँगा कि मैंने अभी नंबर लिए हैं, आज से, कल की बात नहीं कर रहा, आज से ही सड़क पे नहीं होगी माशाअल्लाह, ये मेरा वादा है। इसको जो मैं कर सका, इसकी अगर तालीम आगे लेके चल सका तो तालीम लेके चलेंगे, माँ को संभाल सके, माँ को इसको कोई काम करा सके तो काम कराएंगे। ये आज से सड़क पे नहीं होगी। और वो लोग, वो मर्द जो इसको चांटे मारते थे, पर्स छीनते थे, मैं तो उन्हें मर्द नहीं कि पता नहीं, शायद ये माँओं की गलतियाँ हैं कि उन्होंने क्या तरबियत दी है इन बच्चों को, अपने बेटों को। और मैं फ़ख्र करता हूँ अपनी माँ पे जिसने ये बताया है कि बहन बेटी क्या होती है, अपनी हो या पराई हो। हम बहुत छोटे थे, बस पे जा रहे थे वालिदा के साथ, आज भी याद है, तो कोई खातून आती थी तो हमें अम्मी उठाती थी कि बेटा जगह दे दो इनको। बिल्कुल। या कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि माँ ने ही फ़र्क किया हो कि बेटी है ये बेटा है, ये मर्द तो नहीं है। हमने तो अपनी माँ से भी बहुत कुछ सीखा, अपने बाप से भी बहुत कुछ सीखा, और आज इस बहन बेटी से भी बहुत कुछ सीखा। और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि खुदा के वास्ते सड़क पे चलने वालों को भिखारी ना बनाओ। ऐसी बहुत बहन बेटियाँ हैं सड़क पे, हवस का निशाना ना बनाओ। मैं बताऊँ आपको, मैं उनको काबू करने की भी कोशिश करता हूँ कि उनको यहाँ से हटाऊँ, लेकिन जब दिन में 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भीख के मिल जाएंगे तो कौन इज्जत से बैठ के जो है ना 20-25 हज़ार रुपये महीने में गुजारा करेगा। और मसला सारा ये भी है इस सब के बीच में सारिम भाई, जो असल जो हिम्मत और हौसले की कहानी है ना, वो ये है कि साइमा आपको तमाम तर मुश्किलात आईं, और वो मुश्किलात जो बहुत सी ख़ातीन झिझकती हैं कहने में, आज आपने स्क्रीन के ज़रिए वो बात भी की। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से अगर कोई आपको आसान राह की जानिब लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो ये औरत के हाथ में है, औरत के बस में है। और यकीनन हमारे भी आंसू निकले हैं, हम भी बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन उसी ही जानिब हमें फ़ख्र है कि आप हमारी मुसलमान पाकिस्तानी बहन हैं, हमें फ़ख्र है आपकी माँ पे, और यकीनन आपके जो घर वाले जो आपको छोड़ के जा चुके हैं वो कहीं आपको देख रहे होंगे, उनकी रूहें खुश हो रही होंगी कि हमारी बच्ची ने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, हमारी बच्ची ने ये ठीक समझा कि मैं आंसू बहा लूँगी, मैं तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन माँ की बीमारी के लिए मैं मेहनत करूँगी, मैं अपने आप को जोकर का रूप धार के सड़क पे खड़ा कर लूँगी, मैं मेहनत की कमाई ले लूँगी 300-400, लेकिन मैं आसान राह पे नहीं जाऊंगी। हमने कोशिश की है साइमा कि जैसे सारिम भाई ने भी वादा किया, मैं एक बार फिर बहुत शाकिर हूँ आपका कि आपने एक ऐसे वक्त में बहन के लिए हमारी आवाज़ बन के आए हैं कि हो सकता है कि उनको आगे कोई राह नज़र नहीं आ रही होगी। साइमा, हमारा भी आपसे वादा है, सारिम भाई भी आपसे वादा कर रहे हैं कि आज से कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। कोई आपको अपनी ज़ाती जागीर नहीं समझेगा, कोई आपको अपनी मिल्कियत नहीं समझेगा, कोई आपको सड़क पर हाथ तक नहीं लगाएगा, चांटा तो दूर की बात है। आप बाइज़्ज़त रोज़ी कमाएंगी और ज़रूर अपनी वालदा के लिए भी जब जाके आप उनको बताएंगी कि मैनू नौकरी चंगी वाली मिल गई है, तो अब जब वो कहेंगी ना कि पुत्र साड़ा भी कोई आसरा है, तो जो खुशी आपको महसूस होगी वो हम अभी से महसूस कर सकते हैं। और हम अब नीचे टेलीविज़न स्क्रीन पे वो नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, तो वो तमाम लोग जो कि साइमा के लिए कुछ करना चाहते हैं, भाई के तौर पे, बाप के तौर पे, एक अच्छे दोस्त के तौर पे, या फिर एक कार खैर के लिए, वो आगे बढ़ सकते हैं, साइमा का हाथ थाम सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि फैसल, अल्लाह ताला ये नेकी ना साइमा, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आपके आंखों में जो है वो आंसू हैं। ये तो हम आपसे वादा करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी।
और मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि अब ये हाथ जोड़ के कि आप हाथ ना जोड़ें, ये मेरी दरख्वास्त है, आप हाथ ना जोड़ें। आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, बहुत मुक़द्दस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो दुख की कहानी है ये ज़रूर ख़त्म होगी। आप क्या इस वक्त सोच रही हैं, क्या जज्बात हैं आपके, हमें ज़रूर बताइए। सर मैंने कोई मतलब गलत ख्वाहिश नहीं है मेरी, कोई ज़्यादा ख्वाहिशें तो खैर मर गई, बाप के साथ और भाइयों के साथ ही दफन हो गई ना। मजबूरियों के बलबे तले आज मैं एज ए जोकर प्रमोट कर रही हूँ खुद को रोड पे। मुझे बहुत ख्वाहिश थी सर मैं डॉक्टर बनूँ, जो मेरे वाले साहब भी चाहते थे। मेरी फैमिली में कोई पढ़ा नहीं है तो मैं एक डेजिग्नेशन जॉब करूँ, एक डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत कर सकूँ। मुझे सैलरी से ज़्यादा, रिस्पेक्ट से ज़्यादा होता है कि मेरी इज़्ज़त कायम रहे। और सर मेरी वालदा मुझे बहुत अच्छा ब्रीफ करती हैं। वो कहती बेटा बजाय किसी की जीनत बढ़न देना, दुआ करके अल्लाह पाक पर्दा दे दे, मतलब अल्लाह पाक मौत दे दे, वो ज़्यादा बेहतर है। और अपने बाप की कब्र ना गंदी करना, देखो सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारे फैशन भी पूरे हो जाएंगे, ख्वाहिशात भी है तुम्हारी। तो उसमें ये कि और डेली जब उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ के बोला कि तेरू अल्लाह दिया रखा ने जा, तू अल्लाह दी सुपुर्द मेरा पुत्र जा, अल्लाह वार से थोड़ा करके आ जाई, पर टाइम नाल घर आ जाई, रोटी खावांगे इकट्ठे बैठ के। तो ये अल्फाज मुझे इतनी हिम्मत देते हैं। मैं 2 दफ़ा कॉल करके पूछती हूँ भी क्या चाहिए, तो छोटी सी ख्वाहिश होती है 2 सेब ले आई, आधा किलो दूध ले आई, 2 मावा तियाँ चाह पी। हमारी ख्वाहिशत ये रह गई माँ बेटी की, या घर का किराया देना होता है या बिल है, और कोई ख्वाहिश नहीं मेरी। मतलब अल्लाह पाक से ही तवक्को है, अल्लाह पाक इंसानों को देता और इंसान वसीला बनते। मैं अभी भी अल्लाह पाक से ही जो है ना, अल्लाह सुब्हान तआला से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस लायक कर दे कि मेरी वालदा इलाज करवा के ठीक हो जाए और मैं एक डेजिग्नेशन पे जॉब करूँ, रिस्पेक्टेबल जॉब हो जिसमें आज से एक तो ये सड़क पे नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, एक बाप भाई होने के नाते। दूसरा ये कि इसकी जितनी जिम्मेदारी है वो सब ले रहा हूँ, और अगर इसका आज भी मेडिकल में एडमिशन हो सकता है, पढ़ सकती है, वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। और विद इन 2 to 4 डेज़ मैं ख़ुद इसके पास जाऊँगा। और ये वो हमारे माशरे की बहन बेटी है जिसके हमें पाँव पकड़ने चाहिए। बेशक सीखने की ज़रूरत है हम सबको। सारिम भाई एक तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा मज़लूमों के, हम इन्हें ना कहें मज़लूम वो हैं कि जो खिलवाड़ करते रहे हैं। अफसोस उन पे आता है, उनकी तरबियत पे आता है। आप मजबूत हैं, आपने मजबूती का मुजाहरा किया है। एक एक पल, एक एक लम्हे, एक एक सांस जो आपने जिए वो हमारे लिए मशअल राह सामा। आपका बहुत शुक्रिया। और सारिम भाई ने भी वादा किया है, हम भी उम्मीद करते हैं कि आज से आप सड़क पर नहीं होंगे, दूसरों की नज़रों की जीनत नहीं बनेंगी, बल्कि आपका जितने ख्वाब हैं हम कोशिश करेंगे कि जो आप बरमला जिनका इजहार कर रही हैं, और जैसे सारी में जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, बिल्कुल, कि वालिद के साथ वो चले गए, उन ख्वाबों को दोबारा आप जिएंगी इंशाअल्लाह ताला। हम देखेंगे भी आपको जीते हुए उन ख्वाबों को, और पूरी उम्मीद हम ये करते हैं कि जिस कदर ज़िंदगी ने आपको आंसू दिए हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला भी ये फरमाता है कि हम उस पर उतना बोझ नहीं डालते जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि जितना आपने बर्दाश्त करना था, अल्लाह को आपकी वो अदा पसंद आ गई है, और अब आगे चल के आपके लिए राहें आसान होंगी। हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। और महक, कितनी ही हमारी माएँ बहन हैं जो उस आसान राह को नहीं चुनती, बल्कि उस राह को चुनती हैं कि जिसमें मुसीबतें हैं। उनको नज़र आ रहा है कि मुश्किलात हैं। सड़क पे खड़ा होना इस तरीके से, अपने वालिद के इंतकाल को, भाई की जुदाई को, छोटे भाई की महरूमी को, माँ की बीमारी को, और अपनी सारी तकलीफ़ को उस जोकर के चेहरे में छुपाना। हम आपको एक बार फिर सलाम पेश करते हैं।